हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? लगातार पुरानी क्लासें आपको मिल रही थी, अब भी क्लासें मिल ही रही है। किस तरह से पढ़ाई चल रही है बताइए एक बार? या फिर ऐसा ही है कि मैं इधर से वीडियो डाल रहा हूँ और आपके और वीडियो नोटिफिकेशन आ रहा है, एक बार खोल के देखते हो और वापस छोड़ के चले जाते हो? यदि इस प्रकार से किया जा रहा है तो ये ठीक नहीं है। आपके लिए भी ठीक नहीं है और हमारे लिए भी एक तरह से ठीक नहीं है। दोनों ओर से बात को एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। इसलिए प्लीज अपनी पढ़ाई पर विधिवत रूप से ध्यान देवे। आपके सामने विविध प्रकार की समस्याएं आती रहेगी, उन सबको इग्नोर करते हुए, उन सब पर से ध्यान हटाते हुए अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करते रहे। हम पढ़ रहे थे भूगोल विषय के अध्याय 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या होती है। इस विषय पर लेकर कल हमने चर्चाएं कर ली थी। एक बार मैं फटाक से आपको रिवीजन करवा दूं, उसके बाद हम आगे की क्लासों को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं को देखा और हमने देखा था कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा होती क्या है, कहते किसे हैं। तो किसी भी देश के अंदर परिवहन और संचार के जो भी माध्यम होते हैं, जो भी साधन होते हैं, वो उस देश की जीवन रेखाएं, धड़कनें होती हैं। उसके बाद हमने देखा था व्यापारी किसे कहा जाता है, जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं उन्हें हम व्यापारी कहते हैं। उसके बाद हमने परिवहन के साधनों के रूप में देखा था कि परिवहन के साधनों में हमने 3 रूप से देखे थे, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन को हमने वापस पुनः 3 भागों में बांटा था। कौन से? सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन में। जल परिवहन को 2 भागों में बांटा था, आंतरिक परिवहन तथा समुद्री परिवहन के रूप में हमने बांटा था। और वायु परिवहन को भी हमने वापस पुनः 2 भागों में बांट लिया था। एक हमने घरेलू विमान सेवा और एक हमने देखा था अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा को पुनः 2 भागों में बांटा था। हमने एक सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी प्राधिकरण के रूप में देखा था। उसके बाद हमने देखा परिवहन किसे कहा जाता है, क्या होता है परिवहन। जो मनुष्य तथा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता हो उसे परिवहन कहते हैं। या फिर मैं कहूं कि मनुष्य तथा वस्तुओं का आवागमन करने वाला, आदान प्रदान करने वाला परिवहन कहलाया जा सकता है। संचार के साधन कौन कौन से हो सकते हैं? मैं आपके सामने जिससे आ रहा हूं वह भी संचार का साधन है। ये माइक्रोफोन भी है, टेलीविजन भी है, डाक भी है। आप में से कोई ऐसा भी कह सकता है कि सर पुराने समय में कबूतर भी तो थे, वो टाइम दूसरा था, अब कबूतर नहीं लिखा जाता। कहोगे सर पहले कबूतर चिट्ठियां लेके उड़ता था ना, तो कबूतर भी हो सकता है। आपके दृष्टिकोण में ऐसा हो सकता है, पर किताबों में ऐसा नहीं लिखा है। हो सकता है मैं भी आपको ये चीजें बता देता, पर लिखी हुई नहीं है तो नहीं बता पाऊंगा। उसके बाद हमने स्थल परिवहन को देखा था कि क्या होता है स्थल परिवहन। भारत के अंदर सर्वाधिक सड़क परिवहन है 62.16 लाख किलोमीटर। तथा हमने यह भी देखा था कि सड़क परिवहन अच्छा क्यों है रेल परिवहन की तुलना के अंदर। तो रेल परिवहन बनाने में खर्चा ज्यादा आता है, सड़क बनाने में खर्चा कम आता है। सड़कें कहीं भी बनाई जा सकती है, रेलें हर जगह नहीं बनाई जा सकती। और सड़क परिवहन व्यक्ति कम दूरी के लिए भी लाभदायी है और सड़क परिवहन अन्य परिवहन के सहायक के रूप में भी कार्य करता है। सड़क परिवहन में सबसे पहले हमने देखा था स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, जो कि कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को आपस में जोड़ता है। 6 लेन का यह है। उत्तर दक्षिण गलियारा हमने देखा था कन्याकुमारी से श्रीनगर को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा जो कि सिलचर आसाम से लगाकर पोरबंदर गुजरात तक को जोड़ता है। इनको इनके रखरखाव का काम NHAI करता है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। इनका उद्देश्य भारत के महानगरों को आपस में जोड़ना है। यह वाला जो आप देख पा रहे हैं, जैसे ये जो दिल्ली से होते हुए मुंबई, मुंबई से होते हुए चेन्नई और चेन्नई से कलकत्ता, कलकत्ता से वापस दिल्ली, ये जो है ये स्वर्णिम चतुर्भुज है। आपकी ही बुक से मैंने ये फोटो उठाया है, तो प्लीज अपने साथ बुक लेकर के बैठिएगा। उसके बाद गलियारे की बात करें तो जो उत्तर श्रीनगर से लगा करके दक्षिण के अंदर कन्याकुमारी तक जो उत्तर दक्षिण गलियारा है, पूर्व में पोरबंदर से, पश्चिम में पोरबंदर से लगा करके पूर्व के अंदर सिलचर तक जो कि आसाम में पड़ता है, वो पूर्व पश्चिम गलियारा है। उसके बाद राज्य राजमार्ग किसे कहा जाता है? राज्य की राजधानी को जिला मुखिया से जोड़ने वाली राज्य राजमार्ग कहलाती है। इनका रखरखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग करता है, जिला निर्माण छोड़िए ये वाला। उसके बाद हम देखते हैं आगे रेल परिवहन के रूप में। भारत के अंदर पहली रेल कब चली थी, एक बार मुझे याद करके बताओ। देखे 1853 के अंदर मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर जो रेल चली थी वो पहली बार चली थी। रेल, ये जो रेल
लाइनें होती हैं या रेल के परिवहन को प्रभावित करने वाले कार्य कौन से हैं? भू-आकृति, आर्थिक और प्रशासनिक कारण इसके अंदर है। इसको हमने कल ठीक से पढ़ लिया था। पाइपलाइन परिवहन को हमने ठीक से कल देख लिया था, छोड़िए। जल परिवहन को भी देख लिया था हमने। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। प्रमुख पतन के रूप में समुद्री पतन की बात हम करते हैं। वहां आपकी थोड़ी खिचड़ी ज्यादा की हुई है, यहां पर मैंने ठीक से थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया है। सॉरी। क्लास में प्लीज शेयर करा करिए, आप शेयर नहीं करते हैं। एक बहुत लिमिटेड लोगों तक क्यों लगता है आपको कि केवल आप ही देखें? शेयर नहीं करे तो भी अपने क्लास के अंदर ऑफलाइन जब जाते हो तो तब जाकर के बताया करिए किस प्रकार पढ़ाई हमारी भी होती है उधर। तो प्लीज खुद देखने के पास अपने साथ पढ़ने वाले अपने सहपाठियों को, अपने क्लासमेट को हमारे बारे में जरूर बताया जाना चाहिए, क्योंकि आप ही हमारे इस परिवार के एक सदस्य है, आप ही ब्रांड एम्बेसडर है। खैर आगे की बात करते हैं हम। समुद्री पतन की बात करें तो ये जो भारत है, इस भारत, पहले बात तो समुद्री पतन या इसमें बंदरगाह कहूं तो भी, पोर्ट, बंदरगाह, बंदरगाह या पतन वह होता है, वह स्थान जहां से जहाजों के अंदर से सामान उतारा जाता है तथा सामान को लादा जाता है। उस स्थान को जहां पर जहाजें खड़ी की जाती है उसे हम बंदरगाह कहते हैं। भारत की ये जो रेखा समुद्री रेखा है, यहां से लगा करके यहां तक की टोटल, इसकी जो टोटल लंबाई है वह है 7516.16 किलोमीटर। कई जगह आपको 16 मिल जाएगी, कई जगह आपको 06 भी मिल जाएगी। इस पे थोड़ा मत जाना, क्योंकि आप ही की क्लास में पीछे चैप्टर के अंदर ये 06 लिखा हुआ, पर इतना डिटेल में मुझे पता है आप नहीं जाते, मैंने बताया तब जा रहे हो। तो भारत की 7516.16 किलोमीटर समुद्री तट रेखा है। इस पूरी तट रेखा पर यहां से यहां तक जितनी तट रेखा है, इसमें 12 तो बड़े पोर्ट हैं तथा छोटे छोटे कितने हैं? 200 पोर्ट है। तो 12 पोर्ट तो बड़े हो गए और छोटे कितने हो गए? 200 हो गई। और हमारे देश भारत से विदेश के अंदर जितना व्यापार का संचालन किया जाता है, व्यापार किया जाता है, उसके अंदर 95% हम किससे करते हैं? 95%। यानी जितना व्यापार मान लीजिए हम पूरा करते हैं कि 72,000 करोड़ रुपए का हम ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो ये मान के चलिए इस 72,000 का 95% तो केवल हम बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार करते हैं। अब हम देखेंगे वह कौन कौन से बंदरगाह है। सॉरी, अपने साथ ये वाला जो मैप है वो लेके बैठिए, एक बार देखें। ये वाला मैप अपने पास से लेकर के बैठिए। हम सबसे पहले यह देखेंगे इस पश्चिमी तट के अंदर, इस एरिया के अंदर कौन कौन से बंदरगाह हैं, एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं। पश्चिमी तट का पहला हम देखते हैं कांडला, या जिसे हम दीनदयाल पोर्ट के नाम से जानते हैं। यह गुजरात के अंदर स्थित है। यह वाला देखिए, यहां पर दिख रहा है मैप के अंदर, यह कांडला पोर्ट स्वतंत्रता के बाद निर्मित, स्वतंत्र जब देश आजाद हो गया 1947 के बाद, उसके बाद पहली बार जो पोर्ट बना था वो यह वाला ही पोर्ट बना था। कौन सा पोर्ट? कांडला पोर्ट बना था। क्योंकि हमारे पास देश आजाद होने से पहले कराची पोर्ट था और कराची पोर्ट पाकिस्तान में चला गया विभाजन के बाद, तो हमने कहा उसके लिए कुछ किया तो जाना चाहिए, तो कांडला पोर्ट बना लिया। दूसरा कारण यह था कि जब कराची पोर्ट उधर चला गया तो मुंबई पोर्ट पर बहुत ज्यादा भार बढ़ गया था। उस भार को कम करने के लिए भी हमें कांडला पोर्ट का निर्माण करना पड़ा था। यह एक ज्वारीय पतन है। ज्वारीय पतन के पहले तो मुझे किस किस को पता है ये बताओ कि डेल्टा किसे पता है? डेल्टा के बारे में पहले ही बता चुका हूं। ये देखो एक बार नया पेज, मान लीजिए ये समंदर का समंदर है इधर, यहां से जो नदी आती है वो नदी इस तरह से इस किनारे के पास में बिखर जाती है, यह तो कहलाता है डेल्टा। कई बार नदी क्या करती है, इस तरह सीधी आ जाती है, तो जो समंदर का पानी जब ज्वार भाटा आता है तो यहां पर अंदर तक थोड़ा बहुत चला जाता है, इसे हम कहते हैं ज्वारीय या ज्वार। इस तरह हम यह देखते हैं कि
कहां चला गया? इस तरह का जो पोर्ट होता है उसे हम ज्वारीय पोर्ट के नाम से जानते हैं। तो कांडला पोर्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा कि कांडला पोर्ट गुजरात के अंदर स्थित है। कराची पोर्ट के पाकिस्तान चले जाने के बाद हमने कांडला पोर्ट का निर्माण करवाया। मुंबई पतन पर भार ज्यादा बढ़ने की वजह से हमने इसका निर्माण करवाया। यह एक ज्वारीय पतन है। क्या होता है ज्वारीय? देख लिया। और इसका दूसरा नाम क्या है? पंडित है दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी इसे हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं मुंबई पतन कौन सा है? पतन का अर्थ पोर्ट होता है ना, ये ध्यान रखना। बंदरगाह, बंदरगाह उसे कहा जाता है जहां से नावों के माध्यम से सामान को व्यापार किया जाता है, सामान का आदान प्रदान। मुंबई पतन, ये वाला देखिए मुंबई लिखा है, महाराष्ट्र में स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह। सबसे बड़े का अर्थ यह नहीं है कि यह बहुत विशाल है, सबसे बड़े का अर्थ यह है कि यहां से सबसे ज्यादा व्यापार होता है। इसका जो क्षेत्र है, व्यापार का एरिया, वो भी थोड़ा ज्यादा है इसीलिए। अब हम देखते हैं अगला कौन सा है, जवाहरलाल नेहरू बंदर। मुंबई पतन के परिवहन भार को कम करने के, देखिए हमने क्या किया, मुंबई पतन के भार को कम करने के लिए हमने कांडला भी बनाया और इसके भार को और कम करने के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बनवाया। तो कौन कौन से पहला हमने पतन कौन सा पढ़ा? पश्चिमी क्षेत्र का, पश्चिमी तट रेखा का। कांडला पोर्ट कहां पर पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। क्यों बनाया गया? मुंबई पतन के भार को कम करने तथा कराची पोर्ट के उस साइड चले जाने की वजह से हमने बनाया। यह एक ज्वारीय पतन है, खत्म। दूसरा हमने पढ़ा मुंबई पतन, यह महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पतन है। तीसरा हमने पढ़ा जवाहरलाल नेहरू पतन, मुंबई पतन के भार को कम करने के लिए बनाया गया। अब हम पढ़ते हैं अगला, चौथा कौन सा है? मार्मागांव पतन। यह देखो नाम से पता चल रहा है, गांव का गोवा है, हालांकि इसको ऐसा करना पड़ा, धीरे धीरे अपभ्रंश की वजह से ये गोवा का गांव बन गया। तो मार्मागांव पतन जो गोवा के अंदर स्थित है, लौह इसके 50% निर्यात किया जाता है। आप में से किसी को याद है पुराने चैप्टर नंबर 5 का लौह पेटियां? हमने गोवा और महाराष्ट्र पेटी पढ़ी थी, हमने यह देखा था कि रत्नागिरी से जो भी लौह इसका निकलता है उस समस्त का हम निर्यात करते हैं। हमने वहां पर भी पढ़ा था कि मार्मागोआ पोर्ट जो है बंदरगाह से करते हैं, यहां से किया जाता है, यह ध्यान रखना थोड़ा सा। अब अगला देखते हैं, न्यू मैंगलोर पतन, नाम से पता चल रहा है मैंगलोर कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है, कुद्रेमुख की खानों से। अब मुझे बताओ कुद्रेमुख की खाने कहां है? कर्नाटक में। कौन सा प्रकार का लोहा निकलता है? देखो बताओ, देखे, हेमेटाइट प्रकार का, हमने पहले पढ़ा है किस प्रकार का? हेमेटाइट प्रकार का लोहा वहां से निकलता है। तो न्यू मैंगलोर पतन कहां पर है? कलकत्ता, सॉरी, कर्नाटका में स्थित है। कुद्रेमुखी खान से जो लोहा इसका निकलता है उसको हम न्यू मैंगलोर पोर्ट से बेच देते हैं। 6 नंबर का जो हमने पढ़ा वो कौन सा है? कोची पतन। कहां कहां पर है? केरल के अंदर। ये देखिए न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर के बाद ये छोटा सा नीचे दिख रहा है कोची, कोच लेंगून के मुहाने पर स्थित झील। ये वहां पर एक झील है वेम्बनाड झील, सॉरी पुन्नामादा, वेम्बनाड पुन्नामादा एक झील है शायद। उस झील के पहले तो मुझे बताओ लेंगून झील किसे कहते हैं? ये जो समंदर के पास का किनारा होता है, इस किनारे की वजह से तीन और धरातल आ जाता है और बीच में समंदर का पानी भर जाता है। उस जो एक झील नुमा बन जाता है उसमें पानी तो समंदर का होता है, इसीलिए उस झील को हम लेंगून झील के नाम से जानते हैं। यदि आप में से किसी को नहीं है तो गूगल बाद में जरूर करिए यूट्यूब की लेंगून झील कैसी होती है। यदि आप एक बार देख लेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रह जाएगा, अन्यथा लो मैं बता ही देता हूँ। होता यह है कि मान लीजिए ये वाला एरिया समंदर का है और ये वापस इस साइड धरातल है। अब क्या होता है कि कई बार ये जो एरिया होता है, ये जो समंदर धरातल वाला, कुछ इस तरह की डिजाइन बन जाती है उसमें। अब यहां से क्या होता है कि पानी अंदर आ जाता है, यहां से मान लीजिए पानी अंदर आ गया, यहां तक इस धरातल में भी भर गया, ये तो धरातल है। ये जो झील नुमा एक आकृति बन जाती है इसे हम लेंगून झील के नाम से जानते हैं। कौन सी झील के नाम से? लेंगून झील के नाम से जानते हैं।
तो पता चल गया लैंगून झील। तो मुझे बताओ पश्चिमी तट पर 6 कौन कौन से पोर्ट है, एक बार याद करके बताओ। देखे देखो मैं याद करवाता हूं। पहला पोर्ट कांडला पोर्ट है जो गुजरात में स्थित है। कराची पोर्ट के उधर पाकिस्तान चले जाने की वजह से तथा मुंबई पोर्ट के भार को कम करने की लिए हमने कांडला पोर्ट बनाया, जिसका दूसरा नाम दीनदयाल पोर्ट है। यह एक ज्वारीय पतन है। दूसरा हमने पढ़ा मुंबई पतन, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पतन है। तीसरा हमने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पढ़ा, पतन पढ़ा। मुंबई पोर्ट के भार को कम करने के लिए कितने हो गए, 3, 5। चौथा हमने पढ़ा मार्मागोवा पोर्ट, यह गोवा के अंदर स्थित है तथा यहां से लौह इसका निर्यात किया जाता है। फिर हमने पढ़ा न्यू मंगलोर, कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख खान से निकलने वाले लौह इस खान का निर्यात न्यू मंगलोर पतन से किया जाता है। छठा हमने पढ़ा कोची पोर्ट जो कि केरल के अंदर स्थित है, लैंगून झील के मुहाने पर बना हुआ है कोची पोर्ट। 6 हो गए। अभी पीछे हमने देखा था कि 12 प्रकार के या 12 पोर्ट पाए जाते हैं, 12 बड़े तथा 200 छोटे। छोटे वाले तो नहीं, 12 वाले देख ले। 12 में से 6 इस साइड वाले याद कर लिए हमने। अब 6 इस साइड वाले देखते हैं, एक एक का पोस्टमार्टम करते हैं। पूर्वी तट का हम देखते हैं। पूर्वी तट माने यहां वाला ये एरिया है ना, ये वाला। आज ये माइक टूटेगा सॉरी। पूर्वी तट जो है ये वाला, पूर्वी तट का पहला हम देते हैं तुतीकोरन पोर्ट। तुतीकोरन पोर्ट कहां पर पड़ता है, ये रहा तमिलनाडु के अंदर। देखिए छोटा सा दिख रहा है, इधर मैप आप साथ में लेके बैठे हो। इस पोर्ट की क्या विशेषता है, तमिलनाडु में स्थित है, प्राकृतिक पोर्ट है। प्राकृतिक माने इस पर हमने कोई विशेष रूप से खुदाई नहीं की है। पोर्ट समंदर के अंदर जैसा था उस पर थोड़ा बहुत हमने रिनोवेशन कर दिया और हमने पोर्ट बना लिया। इस तुतीकोरन पोर्ट से श्रीलंका मालदीव के साथ हमारा व्यापार का संचालन होता है। श्रीलंका तो पास में ही पड़ता है, साथ ही साथ इधर वाला जो मालदीव पड़ता है उसे भी हम संचालन करते हैं। तो पूर्वी तट का पहला हमने कौन सा पढ़ा है पोर्ट, तुतीकोरन पोर्ट हमने पढ़ा है, जी प्राकृतिक पोर्ट है। अब हम अगला पढ़ते हैं चेन्नई पोर्ट। अच्छा ये साथ में इधर भी ले आए। चेन्नई पोर्ट ये वाला दिख रहा है, चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट यह तमिलनाडु में स्थित है और भारत का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है। अभी जो हमने देखा तुतीकोरन पोर्ट तो कैसा है, प्राकृतिक है, जबकि यह कैसा है, कृत्रिम पोर्ट है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह स्थल से घिरा हुआ गहरा एवं सुरक्षित है। यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, विशाखापट्टनम गहरा भी है, स्थल से घिरा हुआ भी है और सबसे सुरक्षित भी है। कारण इसका यह है कि ये इस तरह से अंदर की ओर बना हुआ, मान लीजिए ये जो एरिया है इस तरह, ये इस तरह अंदर की ओर, अभी हमने लैंगून झील की डिजाइन बनाई थी उस तरह ये अंदर की ओर बना हुआ है, इसलिए सबसे सुरक्षित माना जाता है विशाखापट्टनम पोर्ट को। अच्छा मुझे अब बताओ इस विशाखापट्टनम पोर्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था। हमने यह देखा था कि चंद्रपुर, बस्तर और दुर्ग जो वहां से जो लौह इस्क निकलता है उसको हम विशाखापट्टनम पोर्ट से जापान और कोरिया को बेच देते हैं। वापस यहां पर आ रहा है, चीजें डुप्लीकेशन हो रही है, डुप्लीकेशन हो रहा है, हमें याद नहीं हो पा रही है क्योंकि हम ठीक से पढ़ते नहीं है। तो पहला पोर्ट कौन सा, तुतीकोरिन पोर्ट, कहां पर है, तमिलनाडु में। इसकी क्या विशेषता है कि यह प्राकृतिक है, यह श्रीलंका और मालदीव के साथ व्यापार का संचालन करता है। दूसरा कौन सा है, चेन्नई पोर्ट, कहां पर है, तमिलनाडु में है। भारत का प्राचीन, कृत्रिम शब्द याद रखना, कृत्रिम माने इसने मानव द्वारा बनाया गया ये, जबकि तुतीकोरिन प्राकृतिक है। तीसरा हमने कौन सा पढ़ा, विशाखापट्टनम पोर्ट, कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, स्थल से घिरा हुआ लौह इसका निर्यात हमने यहां पर देख लिया। अब चौथा कौन सा है, पारादीप पोर्ट, कहां पर है, ओडिशा के अंदर, ये देख ही रहा है, इसकी विशेषता भी यहां से हम लौह इसका। पांचवा कौन सा है, कलकत्ता पतन, स्थलीय नदीय पतन है, अंतः स्थलीय नदीय पतन। यहां थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि अंतः स्थलीय नदीय पतन क्या होता है। पहले तो शब्द आ रहा है अंतः स्थलीय, अंतः स्थलीय का मतलब होता है कि ये ठेठ स्थल के अंदर तक नदियों पर है और क्या बात, गंगा ब्रह्मपुत्र बैसिन के वृहद क्षेत्र पृष्ठभूमि की सेवाएं देता है। ये इधर से ब्रह्मपुत्र, इधर से गंगा, इस पूरे एरिया को सेवा देने का काम, यहाँ से वस्तुओं का आयात निर्यात करने का काम किस पोर्ट से होता है, कलकत्ता पोर्ट से होता है। यह एक ज्वारीय पतन है, स्वाभाविक सी बात है। ज्वारीय का मतलब है कि नदी सीधी आती है, यहाँ इस समुद्र के अंदर से यदि
ज्वार भाटे का उफान होता है तो वो नदी के बीच तक सामने चला जाता है, इसलिए इसे हम ज्वारीय पतन कहते हैं। छठा हम देखते हैं हल्दिया पतन, इसे कलकत्ता पतन के भार को कम करने के लिए बनाया गया। क्या मुझे बताओ, पूर्वी तट और पश्चिमी तट के 6 और 6 12 याद हो गए क्या पूरे पोर्ट? पूर्वी तट वाले देखते हैं, इधर वाले देखते हैं, एक बार वापस याद करवाता हूं। देखो, पहला हमने पढ़ा तुतीकोरिन पोर्ट, तमिलनाडु में स्थित है, प्राकृतिक पतन है, यहां से श्रीलंका और मालदीव के साथ हम व्यापार करते हैं। दूसरा हमने देखा चेन्नई पतन, यह भारत का सबसे प्राचीनतम कृत्रिम पोर्ट है। कृत्रिम माने मानव द्वारा बनाया गया। चेन्नई और तुतीकोरिन दो तो तमिलनाडु में। तीसरा हमने पढ़ा आंध्र प्रदेश में कौन सा? विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट से हम लौह इसका निर्यात करते हैं। यह सबसे गहरा, सबसे सुरक्षित पोर्ट है। चौथा हमने पढ़ा पारादीप पोर्ट, कहां पर है? ओडिशा के अंदर स्थित है पारादीप पोर्ट, जैसा कि यहां पर हमने देखा, और यहां से भी लौह इसका निर्यात होता है। पांचवा हम पढ़ते हैं कलकत्ता पोर्ट, यह ज्वारीय और अंतःस्थलीय पतन है। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र के समृद्ध और वृहत स्थल को सेवाएं प्रदान करता है। छठा हमने पढ़ा हल्दिया पोर्ट, जो कहां से? कलकत्ता के भार, कलकत्ता पतन के भार को कम करने के लिए। 6 तो इधर वाले। अब इधर वाले बोलो, देखो एक बार ये लिखा हुआ है कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल पोर्ट, मार्मागोवा, न्यू मंगलोर, कोच्चि। क्या याद हो गए मुझे एक बार बताओ। देखे, इतना भी नहीं है जितनी माता पची की मैं लगातार कर रहा हूं। क्या चीजें समझ में आ रही है या कुछ और? कि सर याद ही नहीं हो रहा है, ये याद नहीं हो रहा है तो फिर क्या मतलब? अब हम पढ़ते हैं वायु परिवहन को। वैसे हमने वायु परिवहन को 2 भागों में बांटा था, कौन कौन से बताओ। देखो, एक तो राष्ट्रीय परिवहन और एक अंतरराष्ट्रीय परिवहन। राष्ट्रीय परिवहन को वापस 2 भागों में, निजी तथा एक सार्वजनिक। अब हम वायु परिवहन के बारे में और क्या लिखा गया है हमारी इस बुक में उसको देखते हैं। तीव्रतम, आरामदायक और प्रतिष्ठित परिवहन साधन है। बहुत स्पीड से जाता है, तीव्रतम है, आरामदायक है, आराम से बैठ सकते हो आप उसके अंदर, कभी कभी तो डर भी लगता है। और हम अगली बात पढ़ते हैं कि अति दुर्गम स्थानों पर, जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों के लिए सुगमता से जहाज को तो भले आकाश चाहिए, नीचे कुछ भी है, चाहे आग लग रही है, चाहे धुआं निकल रहा है, चाहे समंदर है, भाटे हैं, कुछ भी है, आपका भले मरुस्थल है, ऊपर आकाश चाहिए, कहीं से उड़ जाए, क्या दिक्कत है? ऐसा तो है नहीं कि भाई बर्फ आ गई और पहाड़ आ गए तो वो एकदम से नीचे आ जाएगा। आकाश खुला चाहिए, आसमान अच्छा है, चलिए। तो कहने का अर्थ यह है कि वायु परिवहन कहीं से भी चल सकता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में हवाई यात्रा ने अधिक अभिगम्य बनाया। अभिगम्य का मतलब होता है आने जाने के लिए अधिक माना, क्योंकि उत्तर पूर्व के स्टेट जो है, पहले तो उत्तर पूर्व के स्टेट कौन से, वो वाले ध्यान देने चाहिए। जिसको नहीं पता, ये देखो, ये वाले जो है, ये स्टेट उत्तर पूर्व के स्टेट के रूप में आते हैं। यहां पर सड़कें इतनी अच्छी बन नहीं सकती क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा पहाड़ है। कई बार बाढ़ बहुत ज्यादा आ जाती ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों में, उसके बचाव कार्य के लिए भी हम हवाई यात्राओं का कार्य करते हैं। 1953 के अंदर वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, यहाँ एक शब्द आ रहा है राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या होता है, पहले ये समझो। ये वाला जो शब्द है राष्ट्रीयकरण का अर्थ होता है किसी भी देश के अंदर चल रहे किसी भी प्रकार के उद्योग का सरकार द्वारा खरीद जाना। सरकार ये कह देती ये जो भी इंडस्ट्री चल रही है हम इसे खरीदते हैं और आपको इतने पैसे देते हैं, लेने हो तो लो, अन्यथा मत लो। वो होता है राष्ट्रीयकरण। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं कि इस देश के अंदर जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, कल सरकार के प्रतिनिधि आकर के कहे कि एक लंबी सी लिस्ट निकाल और कहे ये जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आज तारीख फला फला से इन समस्त इंस्टीट्यूट का, समस्त कोचिंग संस्थानों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। इसका मतलब इनका संचालन अब सरकार करेगी। तो वायु परिवहन का मतलब पहले प्राइवेट चलती थी, अब वायु परिवहन का संचालन कौन करेगा? सरकार करेगी। यह बात कब कही उन्होंने?
1953 के अंदर कही थी। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 के अंदर किया गया। ये वाला फोटो ये दिखाया गया आपको, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सब पता है। एयर इंडिया घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती हैं। एयर इंडिया हमारे यहाँ पर कंपनी है जो राष्ट्रीय और घरेलू विमान, पवनहंस हेलीकॉप्टर निम्न सेवाएं प्रदान करता है। पवनहंस जो हेलीकॉप्टर है वो देश के हिस्से में आई बाढ़ों को, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग आपको सर इनको कहाँ चाहिए? तो जो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग है वो देश के अंदर नए नए प्रकार के प्राकृतिक गैस भंडार ढूंढता रहता है, तेल भंडार ढूंढता है। समंदर के अंदर जैसे कि मुंबई हाई जो स्थान है वहां पर भी तो बड़ा स्टेशन है, वहां पर आने जाने के लिए, इस समस्त कार्य के लिए हमें पवनहंस हेलीकॉप्टर जो संस्थान है वो काम देती है। अब हम आगे की ओर पढ़ेंगे। एयर इंडिया समस्याएं क्या आ रही है हवाई परिवहन के रूप में? तो क्या समस्याएं? हवाई यात्री सभी व्यक्तियों की पहुंच से बाहर है क्योंकि यह बहुत महंगा पड़ता है, पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। प्रमुख हवाई, आप कहोगे सर ये वाले तो लिखे हुए नहीं है। हाँ, आपकी बुक में नहीं लिखे हुए हैं, परंतु यह मैप के अंदर तो दिए हुए हैं ना। तो राजासांसी जो हवाई अड्डा है वो अमृतसर के अंदर, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली के अंदर, छत्रपति शिवाजी मुंबई के अंदर और मिनाम्बकम्बम चेन्नई के अंदर। अब हम पढ़ते हैं नेताजी सुभाष चंद्र कलकत्ता के अंदर और राजीव गांधी हैदराबाद के अंदर। बाकी एक बार उधर लिखे है तो देख लेना आप। अब संचार सेवाओं की बात हम करते हैं। क्या होती है संचार सेवाएं? पहले तो मुझे बताओ संचार के साधन किसे कहते हैं? हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था, वे साधन जिनकी वजह से समाचारों, पत्रों, विचारों, संवादों का आदान प्रदान किया जाता है। संवादों और विचारों का आदान प्रदान जिस साधनों के माध्यम से होता है उसे हम संचार के साधन कहते हैं। अब संचार सेवाएं किस किस प्रकार की हो सकती हैं? हमने इसको वापस दो भागों में बांटा, एक तो निजी संचार सेवा और एक जन संचार सेवा। निजी माने खुद की संचार सेवा, दो या दो व्यक्तियों के बीच में, और जन संचार मतलब एक जगह से कोई सूचना संचार निकली और वो समस्त लोगों के लिए कार्य कर रही है, उसे हम जन संचार सेवा। और निजी जो संचार माने दो व्यक्तियों के लिए, एक व्यक्ति द्वारा किसी पर्टिकुलर दूसरे व्यक्ति के लिए यदि संचार, संवाद, विचार छोड़ा जा रहा है उसे हम निजी संचार के अंदर देखते हैं। निजी संचार कौन कौन सी? डाक सेवा, डाक जो पत्र को लिखता था, पहले तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए लिखता था, ये एक संस्था दूसरी संस्था के लिए लिखती थी। एसटीडी, एसटीडी माने आजकल तो खत्म हो गया, फिर भी सिटी और मिलता है, एक पर्टिकुलर कोई स्थान, वहां पर एक जो टेलीफोन रखा होता था, आप उसमें सिक्के डाल करके बात कर सकते हो। इस प्रकार की व्यवस्था पहले के समय, आजकल तो नहीं चाहिए होती। जिस मोबाइल से आप मुझे देख रहे हैं उसमें सब कुछ है। और जन संचार कौन सा है? रेडियो। रेडियो कोई पर्टिकुलर एक स्थान से निकलता है, सब लोगों के लिए छोड़ा जाता है। दूरदर्शन, टीवी का जो चैनल आता है वो, समाचार पत्र, समाचार पत्र सब लोग एक ही तरह का पढ़ते हैं, पत्रिकाएं, छोटी छोटी किताबें और वीडियो। चलचित्र वहां पर लिखा था, मैंने यहां वापस वीडियो रख लिया। अब हम निजी क्षेत्र के इन वालों को ठीक से वापस से थोड़ा बहुत पोस्टमार्टम करते हैं। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। कार्ड और लिफाफा बंद चिट्ठी, इनको पहली श्रेणी में क्यों डाला? इसका अर्थ यह है कि ये जो कार्ड और जो लिफाफा बंद जो है निजी संचार, ये हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का प्रयास किया जाता है, बहुत स्पीड से जाती है, इसीलिए इन्हें हम पहली श्रेणी क्या कहते हैं। और द्वितीय श्रेणी के अंदर जैसे भारी, जिनका वजन ज्यादा, कौन कौन से? रजिस्टर हो गए, पैकेट हो गए, किताबें हो गई, अखबार हो गई, मैगजीन हो गई, ये जो है इनका जो परिवहन है वो धरातल के माध्यम से या जल परिवहन के माध्यम से कर लिया जाता है, इसीलिए इन्हें हम द्वितीय श्रेणी के अंदर रखते हैं। तीसरा जो है वो शहरों और नगरों के अंदर डाक संचार में शीघ्रता हेतु 6 डाक मार्ग बनाए गए। हमारे देश के अंदर डाक स्पीड से चलती रहे, डाक व्यवस्था बहुत स्पीड से चले, इसके लिए हमने 6 प्रकार के
डाक मार्ग बनाए। उनके निम्न नाम है, जैसे राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल, दस्तावेज चैनल। दूरसंचार तंत्र में ये नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं, ये 6 याद रखो तुम तो। दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में सबसे अग्रणी है। आज तो भारत के अंदर विश्व के सबसे ज्यादा मोबाइल यूजर है, टेलीफोन इंटरनेट यूजर है, और 2/3 गांव एसटीडी से जुड़े हुए हैं। आजकल तो 2/3 क्या, एसटीडी मुझे हिसाब से खत्म ही हो गई है, आपके उधर लिखी है उन्होंने। अब बात करते हैं जन संचार। अभी हमने कौन से पढ़े, निजी संचार। अब हम पढ़ेंगे जन संचार। जन संचार का अर्थ है कि किसी एक स्थान से संवाद को अनेक स्थानों के लिए, विविध स्थानों के लिए छोड़ा जाता हो। अखबार एक स्थान से निकलता है, देश के हर कोने में जानता है। वीडियो, जो न्यूज आप टीवी के माध्यम से देखती है, वो एक स्टूडियो से बन करके आप तक पहुंचती है। वीडियो जो एक स्थान से बनता है, हर व्यक्ति के पास पहुंचता है। जैसे कि ये वाला मैं इस स्टूडियो के अंदर से बना रहा हूं, मुझे नहीं पता कि सामने कौन देख रहा है, हर किसी के लिए उपलब्ध है ना। ऐसा तो नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए, जबकि टेलीफोन जो फोन करते हैं वो तो एक व्यक्ति के लिए होता है। जनसंचार के अंदर क्या है उसकी बात हम करते हैं। यह मानव को मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के विषय में जागरूक करता है। जन का संचार, जनसंचार जो होता है, जैसे अखबार, अखबार में छोटी मोटी कहानियां भी मिलती है। राष्ट्रीय कार्यक्रम, इस देश के अंदर कितने प्रकार के कार्यक्रम प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, देश के अंदर किस प्रकार की नीतियां हैं, वो आपको जनसंचार के माध्यम से ही तो पता चलती है। टीवी और अखबार के माध्यम से ही तो पता चलती है। हमारे इस देश के अंदर 100 से अधिक भाषाओं और बोलियों में अखबार और पत्र पत्रिकाएं निकलते हैं। उनके माध्यम से भी हमें खूब सारी जानकारी मिलती है, वो भी जनसंचार है। दूरदर्शन से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और खेल जगत संबंधी जानकारी। दूरदर्शन एक सरकारी चैनल है। आजकल तो मुझे नहीं लगता लोग दूरदर्शन देखते होंगे, दूरदर्शन से ज्यादा तो आज तक देखते हैं। भारत में सर्वाधिक चलचित्रों का निर्माण होता है। रील जो है वो भारत के अंदर सबसे ज्यादा बनती है, चाहे यूट्यूब की देख लो, चाहे इंस्टाग्राम की देख लो, चाहे शॉर्ट्स देख लो। उसका कारण भी यह है कि भारत में इंटरनेट बहुत सस्ता है, हर व्यक्ति के पास इंटरनेट की पहुंच है, तथा इंटरनेट के यूजर, वीडियो को देखने वाले लोग भी ज्यादा है। इसलिए भारत विश्व में सबसे ज्यादा चलचित्रों, वीडियो का उत्पादन करता है। भारत व विदेशी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के पास है। फिल्में जितनी भी हम देखते हैं, सबसे पहले जो ही फिल्म देखते हैं तो यहां पर क्या होता है, सबसे पहले एक सर्टिफिकेट आता है टीवी के, यहां पर कभी ए बी लिखा होता है, कभी कुछ और लिखा होता है, छोटे छोटे अक्षर, अपने को लगता है ये फटाफट से जाए। वो उस फिल्म का लाइसेंस होता है कि हमने इस फिल्म के अंदर सब कुछ दृश्य देखने लायक है। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, साथ ही साथ इस देश के आंतरिक शांति माहौल को बनाए रखने के लिए या इस सब चीजों को भंग करने का किसी भी प्रकार का कोई इसमें चलचित्र नहीं है, इस प्रकार का लाइसेंस वो देता है। आकाशवाणी रेडियो का जो चैनल है आकाशवाणी है, वो होता है ना, हेलो नमस्कार मैं विविध भारती से आपके बीच में, ऐसा चैनल हम देखते हैं कई बार, रेडियो वाला बजाता है। तो जो आकाशवाणी है वो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। विविध भारती का कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत है, ऐसा हम सुनते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये सारे जनसंचार के। अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहा जाता है उस पर बात करते हैं। व्यापार किसे कहते हैं, राज्यों व देशों के व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। दो देशों, दो राज्यों, दो व्यक्तियों के बीच में यदि वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम व्यापार कहेंगे। दो देशों के मध्य व्यापार होता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य होता है तो उसे हम राज्य स्तरीय व्यापार कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की यदि बात की जाए सॉरी, एक बार कमेंट करके मुझे बताना जरा कि आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, आपका स्थान कौन कौन सा है। जैसे गांव का तो मत लिखना, डिस्ट्रिक्ट लिख देना, स्टेट लिख देना, ताकि मोटा मोटा अनुमान रहे कि कौन कौन व्यक्ति देख रहे हैं।
और ये वाले नोट्स आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अन्यथा यहाँ पर जो सर्चिंग में आ रहा है वो सर्च भी करेंगे तो मिल जाएगा आपको। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दो या दो से अधिक देशों के बीच में होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में जाना जाता है। जिस देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज्यादा है वहां की आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसे हम राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहते हैं। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है। आप कहोगे सर क्यों, हम तो कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं। आप व्यापार पर निर्भर क्यों होता है व्यक्ति? क्योंकि वस्तुओं की आवश्यकता होती है, सभी वस्तुओं का या तो हम उत्पादन नहीं कर पा रहे। आप यदि सिटी में रहते हैं तो कहीं ना कहीं सब्जी और दूध का तो व्यापार करते ही है, लाते ही है। यदि आप गांव में रहते हैं तो दूध और सब्जी हो सकता है आपको वहां से मिल जाए, बाकी मार्केट की चीजें लानी पड़ती हैं। व्यक्ति की आवश्यकता होती है, इसलिए व्यापार होता है। डिमांड एंड सप्लाई का क्या है? संसाधनों की जो उपलब्धता होती है वो क्षेत्र के आधार पर होती है। एक स्थान पर व्यक्ति के जो आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वस्तुएं हो नहीं सकती, उनका वितरण असमान है, इसलिए व्यापार जरूरी है। तो हम यहां पर पढ़ते हैं, हमने क्या लिखा है, एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक होती है। उस देश के अंदर कितना विकास अच्छा है यह तय करेगा कि वहां का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितना है। सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर रहते हैं। क्षेत्रीय विविधता छोड़ो। अब व्यापार संतुलन किसे कहते हैं? किसी देश के आयात मूल्य तथा निर्यात मूल्य का अंतर जो होता है, कितने रुपए खरीदे कितने रुपए के। जैसे यहां पर देखो, मान लीजिए कि टोटल एक देश का 100 रुपए का व्यापार हुआ, 50 रुपए का हमने खरीदा आयात किया और 50 रुपए का हमने निर्यात किया। तो इसका मतलब है कि व्यापार संतुलन तो बराबर है, जितना खरीदा उतना आया, मामला ठीक है, घाटे की सौदा भी नहीं है। अब क्या होता है कि मान लीजिए ये जो 100 रुपए का हमने व्यापार किया, यदि हमने इसमें जो अनुकूल व्यापार निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो, माने हमने निर्यात तो किया 70 रुपए का और 30 रुपए का हमने आयात किया, इसका मतलब हमारे पास कितने रुपए बच गए? 40 रुपए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हमारे पास बच गई। इसे हम क्या कहेंगे? अनुकूल व्यापार। अनुकूल का मतलब हमारे लिए हमने बेचा ज्यादा का, इसका मतलब हमारा फायदा ज्यादा हुआ है। ज्यादा हुआ है इसका मतलब ये हमारे लिए तो अनुकूल है ना। तो अनुकूल जो व्यापार होता है उसके अंदर निर्यात ज्यादा आयात कम होता है। असंतुलित व्यापार के अंदर क्या होता है कि निर्यात यहाँ 70 का कर लो और सॉरी निर्यात तो 30 का हो गया और आयात जो है 70, आयात ज्यादा हो गया, खरीद हमने ज्यादा लिया, पैसे हमारे पास कम थे, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? असंतुलित व्यापार कहेंगे। अब हम बात करते हैं भारत में निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन कौन सी है। भारत से बाहर कौन कौन सी वस्तुएं हम बेचते हैं विश्व के अंदर? रत्न आभूषण, रासायनिक संबंधित उत्पाद, कृषि संबंधित उत्पाद। भारत में सॉफ्टवेयर महाशक्ति है, हम ऐप बनाने में बड़े एक्सपर्ट हैं। सॉफ्टवेयर के मामले में आयातित वस्तुएं कौन कौन सी है? कच्चा माल, पेट्रोलियम, पेट्रोल हम सबसे ज्यादा खरीदते हैं, पेट्रोल से संबंधित। आधार वस्तुएं, मशीनें और कृषि उत्पाद से संबंधित हम खरीदते हैं। अब हम एक और चीज, एक दृष्टि इस पर भी डालेंगे कि पर्यटन एक व्यापार के रूप में किस प्रकार से सामने आता है। पर भारत के अंदर लगभग 150 लाख 150 लाख व्यक्ति से भी अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में लगे हुए हैं। उद्योग माने जैसे यदि जो लोग टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए गाइड का काम कर रहा है, कोई उनकी गाड़ियां चला रहा है, कोई उनको चाय बेच रहा है, कोई उनको कुछ बेच रहा है। कहीं ना कहीं टूरिस्ट पर जो पर्यटन, जो घूमने वाले लोग आते हैं, उनकी वजह से भारत के अंदर 150 लाख लोग कमाते हैं। इतना ध्यान रखना तुम तो। इसकी वजह से हमने राष्ट्र की एकता को भी प्रोत्साहन मिलता है, जैसा मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। इसकी वजह से स्थानीय हस्तकला एवं सांस्कृतिक उद्यमों का विकास करता है। स्थानीय जो लोग होते हैं, जैसे कि आप पटना घूमने जाए और वहां का लिट्टी चोखा नहीं खाए तो फिर घूमने का क्या मतलब? राजस्थान आए और आप जोधपुर की जस्ते की बोतलें नहीं खरीदे तो क्या मतलब? आप हरिद्वार जाए, रुद्राक्ष नहीं लाए। यानी वहां की जिस एरिया में व्यक्तियों की स्थानीय जो हस्तकला है, हाथ से बनाई हुई जो वस्तु होती है,
वो भी बेचता है, पर्यटन उसे खरीदता है। सांस्कृतिक रूप से हमारे पास खूब सारे कार्यक्रम होते हैं, उनको देखने के लिए हमें पैसे मिल जाते हैं, दिखाने के लिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें सांस्कृतिक विरासत को समझने में, जैसे यदि कोई जर्मनी का व्यक्ति जयपुर की उन गलियों में घूमे तो ये देखे तो सही कि पुराने समय में यहाँ की संस्कृति क्या रही होगी, लोगों का दिमाग किस तरह का रहा होगा जिसकी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। हम यदि बाहर घूमने जाए तो हमें भी तो ये दिखे कि यार किस प्रकार के लोग रहे होंगे। तो पर्यटन हम देखते हैं कहीं ना कहीं देश की संस्कृति और विरासत की समझने में भी सहायता करता है। इसकी वजह से व्यापार भी होता है, जिसकी मैंने देख लिया कि एक रेडी वाला पकोड़े भी बेचता है, बोतल वाला बोतल बेचता है, मिर्ची पड़े वाला मिर्ची पड़ा बेच देता है, हैंडीकैप वाला हैंडीकैप की सामान्य, होटल वाले का फायदा होता है उसके रूम में रुकते हैं, ढाबे वाले के यहाँ खाना खाते हैं, तो व्यापार ही है। तो पर्यटन एक व्यापार के रूप में भी काम करता है। इसके 6 अलग अलग प्रकार हैं। कौन कौन से? विरासती पर्यटन, यानी कि जो लोग हिस्ट्री से संबंधित है, इतिहास से संबंधित यदि कोई चीज देखने आते हैं उसे हम विरासती। सांस्कृतिक पर्यटन, किसी भी देश की किसी भी स्थान की संस्कृति को देखने के लिए जो घूमने व्यक्ति जाता है उसे हम सांस्कृतिक पर्यटन कहते हैं। कोई बीमार पड़ गया मान लीजिए, और उसको, जैसे पाकिस्तान वाले खूब सारे अपने दिल्ली एम्स के अंदर इलाज करवा के जाते हैं, तो वो एक तरह का चिकित्सा पर्यटन है। अपनी चिकित्सा के लिए यदि कोई जाता है तो परिपर्यटन, परितंत्र को देखने के लिए, रोमांसकारी आप वाला, ये इसको तो हनीमून ही मान लो भले, अपने तो घूमने आते हैं शादी ब्याह के बाद इधर। और व्यापारिक पर्यटन, व्यापार करने के लिए जो पर्यटन किया जाता है। इसी के साथ आपका भूगोल विषय आज होता है समाप्त। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि मैंने इसमें रिवाइज नहीं करवाया 2 क्लासों में पिछली, तुम खुद कर लेना, एक वीडियो को 2 बार देख लेना, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो एग्जाम से पहले मैं जब इसका रैपिड रिवीजन करवाऊंगा तो उससे मैं ठीक से करवा दूंगा आपको, ये भी बहुत अच्छा ही है। अगली क्लास हम अर्थव्यवस्था से संबंधित करेंगे। हो सका तो मैं इतिहास को भी साथ में शुरू कर सकता हूं। आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, व्हाट्सएप स्टेटस लगाइए, और अपने खुद के फायदे के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको टाइम टू टाइम ये सूचना मिलती रहेगी कि आपकी क्लास कब होने वाली है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।